नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज से हम जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा है कि बहुत ही शानदार रूप में बैच अपना बनेगा और जो चीज़ें अपनी सटीक हैं, जिन चीज़ों के माध्यम से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आए, ऐसा कंटेंट तैयार करके और उसे मैं पूरी तरह से लिख करके और एक्सप्लेन करूँगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अथवा इसको लिख लेना है। नोट्स शुरू से बननी चाहिए, लास्ट में फिर इधर उधर भगने से कुछ नहीं होगा। साप्ताहिक रूप से आपका टेस्ट लगेगा, जो चीज़ यहाँ पढ़ाई जाएगी उसका टेस्ट लेने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपको लिखना है और टेस्ट के लिए लगातार तैयार रहना है। संडे की संडे आपका टेस्ट लगेगा, ठीक है ना। ये पक्का आप निश्चित रूप से मान के चले। चलिए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन साहित्य की हम जब बात करते हैं तो साहित्य का पुनर्जागरण युग इसे कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये गुप्त काल जो है ना वो स्वर्ण युग कहा जाता है। हर क्षेत्र में स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था पूरे भारतवर्ष का। लेकिन जब हम बात करते हैं कि साहित्य में, तो साहित्य का विशेष रूप से पुनर्जागरण इसके अंदर हुआ था, फिर से साहित्य लिखना शुरू हुआ था। तो इसलिए ये बात मैक्स मुलर ने कही थी कि साहित्य का पुनर्जागरण काल हम इसे कह सकते हैं। भाष्य रचना का काल ये कहलाया। संस्कृत संपूर्ण देश का राष्ट्रभाषा इस समय बन गई थी। मतलब गुप्त काल के अंदर अगर देखें तो पूरे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। चाहे वो अभिलेख हों और चाहे वो मुद्रालेख हों, सबके ऊपर क्या लिखा गया था? संस्कृत लिखी गई थी। सर्वप्रथम मुद्राओं के ऊपर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण हुए। मतलब मुद्राओं के ऊपर जो है वो छंदोबद्ध का मतलब हुआ कि छंद सहित, ठीक है ना। अर्थात जो भी संस्कृत अभिलेख लिखे गए उन अभिलेखों के अंदर श्लोक लगा करके, यानी श्लोक में संस्कृत, ठीक है। एक बार वापस देखिए, तरीका क्या था कि जब भी आपको कोई बात मुद्रा के ऊपर बतानी है तो संस्कृत भाषा तो होगी, लेकिन वो भी किस में होगी? छंदों सहित होगी, छंद के अंदर। अर्थात साधारण भाषा नहीं, यानी ये बोल सकता हूँ कि मैं गद्य में नहीं बल्कि पद्य में होगी, और वो भी छंद बना करके और फिर लिखे जाएगा, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से अलंकारिता होगी उस भाषा की। ये बात उसके अंदर उत्कीर्ण जो है वो शुरू हो गई। अर्थात श्लोक जो मुद्राएं थी उनको भी बहुत सुंदर रूप दिया गया, छंद लिख लिख करके, और अट्रैक्टिव मुद्रा बनाई गई साहित्य के दृष्टिकोण से। फिर बात करें हम रामायण, पुराण, महाभारत, इन सब का, जितनी भी पुराण थे उन सब का, चाहे वो रामायण है, चाहे महाभारत है, या फिर अन्य कोई है, इन सब का जो है अंतिम रूप से संकलन जो है वो इसी युग में हुआ। किसमें? गुप्त काल के अंदर हुआ। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी है वो है प्रशस्तियों की रचनाएं। यहां से प्रश्न निश्चित रूप से एक आता है, ऐसे चांसेस रहते हैं। प्रश्न तो आ रहे हैं गुप्त काल में से एक ही आएगा, चाहे वो कला हो, चाहे साहित्य, विज्ञान, कुछ भी हो, लेकिन एक प्रश्न आना है, ठीक है। और चूंकि हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है तो इसलिए एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझना है। प्रशस्तियों के रचनाकारों की हम बात करें तो 3 रचनाकार प्रशस्तिकार थे। एक हरिसेन, एक वीरसेन और एक वत्सभट्टी। 3 याद रखना, ठीक है ना। कौन कौन? हरिसेन यानी भगवान हरि, ये क्या थे? वीर, और इनके बच्चे भी वीर यानी वत्स, ये हम लोग, ठीक है, ईश्वर के ही संतानें हैं, हम भी क्या हैं? वीर हैं। तो 3 याद हो गई, हरि, वीर, और उनके बच्चे भी यानी वत्स भी वीर। अब 3 थे, हरिसेन, वीरसेन और वत्सपत्री। अब बात आती है कि हरिसेन ने किस शैली के अंदर प्रशस्तियों की रचना की? तो वैदर्भी और गौड़ीय शैली के अंदर ज़्यादातर रचनाएं जो उसने की थी हरिसेन ने, वो वैदर्भी और गौड़ीय शैली में ही की थी सभी प्रशस्तियों की रचना। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई वो थी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त की बढ़ाई। और किस में? प्रयाग प्रशस्ति में। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चंपू शैली में लिखी गई थी। ये किस में लिखी गई थी? चंपू शैली में। ये आपको ध्यान रखनी है। वैदर्भी, गौड़ीय, चंपू शैली, ये शैलियाँ थी किसको लिखने की? प्रशस्तियों को लिखने की। तो ये ध्यान रखना कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त की थी, ये चंपू शैली के अंदर लिखी गई थी। बात आती है वीरसेन साहब की, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उदयगिरी गुहालेख, उदयगिरी का गुहालेख जो है वो किसने लिखा? वीरसेन ने। तो मतलब वीर उदय हुए। वीर क्या हुए? उदय। किस काल में? गुप्त काल में वीर उदय हुए, इतना याद रखना। तो वीरसेन की कौन सी हो गया? उदयगिरी गुहालेख। और उदयगिरी गुहालेख के अंदर वीरसेन की टोटल जानकारी मिलती है। पहली बात तो ये समझो, शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति, यानी प्रत्येक क्षेत्र का क्या था ये? मर्मज्ञ। कौन? वीरसेन। कवि था और पाटलिपुत्र का निवासी था। इसने कई प्रशस्तियों की रचना की, विशेष रूप से उदयगिरी गुहालेख के अंदर भी कई प्रशस्तियां इसने लिखी।
प्रशस्ति किसके संबंध में थी? निश्चित रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री था, तो उसी के संबंध में क्या थी? इसकी प्रशस्तियां थी। किसके द्वारा लिखी गई? वीरसेन के द्वारा लिखी गई। अगली बात आती है वत्सभट्टी के संबंध में। वत्सभट्टी मंदसौर अभिलेख। तो वत्स होते हैं ना बच्चे, उनको हम कहते हैं कि धीरे बोल, बच्चों को तो ये कहते हैं। तो मंदसौर, सौर करो तो कैसे करो? मंद करो। और कौन कहते हैं? वत्सभट्टी। ये प्रशस्ति बोल रहा हूं मैं। एक होता है अभिलेख, एक होता है प्रशस्ति। ये प्रशस्ति यानी बड़ाई की बात है। जो किताब जो लिखा गया इस मंदसौर अभिलेख के अंदर, उस अभिलेख के अंदर जो प्रशस्ति थी, उस प्रशस्ति की बात हो रही है और वो वत्सभट्टी ने लिखी थी। ठीक है ना। बाकी मंदसौर प्रशस्ति में और मंदसौर अभिलेख में अंतर पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रशस्ति की हम यहाँ बात कर रहे हैं, चूंकि हम प्रशस्तियों की ही बात करें, अभिलेखों की बात हम बाद में करेंगे। प्रशस्तियों में देखें तो कुल 44 श्लोक इस प्रशस्ति के लिए लिखे गए थे। कुमारगुप्त प्रथम जो है वो उसका क्या था? वत्सभट्टी दरबारी था। तो वत्सभट्टी ने जो कुछ अभिलेख, जो प्रशस्तियां लिखी, चाहे वो मंदसौर के अंदर लिखी एक प्रशस्ति, मैं फिर कह रहा हूं मंदसौर अभिलेख से मंदसौर प्रशस्ति का कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। कभी इसको गड़बड़ मत कर देना, उसके बारे में मैं बता ही नहीं रहा क्योंकि कंफ्यूज आप हो सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ इतनी ही बोलूंगा। वत्सभट्टी, वत्स कुमार, कुमार यानी बच्चा होता है, उसको कुमार ही बोलते हैं हम। तो वत्स यानी बच्चा यानी कुमार, और उसने मंदसौर, उसको क्या करना है? मंदसौर करना है प्रशस्ति बड़ाई करते समय। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुल 44 श्लोक इसके अंदर है, और ये जो है इस बात का, इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजनेबल चीज़ हो सकती है, क्योंकि मंदसौर प्रशस्ति भी है और अभिलेख भी। अभिलेख की हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं अपन प्रमुख विषय के ऊपर। प्रमुख विषय क्या है? गुप्त काल की जितनी भी साहित्यिक रचनाएं थी, उनका सबसे प्रमुख विषय था कृष्ण की बाल लीलाएं। ये ध्यान रखना। दूसरी बात कि साहित्यिक प्रधानता किन लोगों की थी, यानी किन के संबंधित साहित्य ज्यादा प्रसिद्ध रहे? तो ब्राह्मण धर्म के संबंधित, और सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वाधिक साहित्य लिखे गए, साहित्यिक प्रधानता उनकी रही। लेकिन तो उस समय से प्रचलित था, और आज भी भारत में ज्यादातर जो हिंदू धर्म जिसे बोला जाता है वो सनातन धर्म का ही पार्ट है, मुख्य रूप से वो सनातन धर्म ही है। किंतु धर्मनिरपेक्ष साहित्य इस युग में शुरू हुआ। कौन सा साहित्य? धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसको आप ध्यान रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो है वो इस युग में, मैं किस युग की बात कर रहा हूँ? गुप्त काल की। इसमें ब्राह्मण धर्म की संबंधित साहित्य खूब लिखे गए, जैसे रामायण महाभारत, ये इनका जो है प्रामाणिक संकलन अंतिम रूप इसी काल में हुआ था। लेकिन धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी इसी युग के अंदर शुरू हुए थे, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। सभी नाटक सुखांत थे, यानी जितने भी नाटक इस युग में लिखे गए वो सब सुखांत थे, अर्थात उनका अंत सुख से हुआ। किंतु केवल एक मृच्छकटिकम जो था, जो कि शूद्रक ने लिखा था, उसका अंत किससे हुआ? दुख से हुआ, दुखांत हुआ। ठीक है ना। यानी मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक का था, ध्यान रखिए, मछली को काटा शूद्र ने। ठीक है, ऐसा ध्यान रखने के लिए मात्र। ठीक है। तो मछली किसके पास है? शूद्र के पास है, ऐसे याद रख लें। और कटिकम, ठीक है, और ये दुखांत, अब मछली कटेगी तो क्या होगा? दुखी होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक की थी और ये दुखांत थी, ये आप याद रख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि ये इसकी एक विशेषता थी। किसकी? गुप्त काल की। गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी ये, और इससे ज़्यादा अब यहाँ से जो है वो डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे। तो आज बैच शुरू किया है, ठीक है, इससे आगे हम डिटेल से क्लासें लगातार चलेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा बैच संपूर्ण हो, सफल हो, और आपको क्लासें जो है वो पूरी क्लासें में दे पाऊँ। ठीक है, आप सबके साथ मिलकर के हम शानदार तैयारी कर पाएँ और इस चैनल को एक अच्छे लेवल पे हम लेकर के जा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।